नमस्कार। कैसे हो बच्चों? आई होप आप अच्छे होंगे। हम लोग पॉलिटी में हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग पार्लियामेंट को पढ़ रहे थे। पार्लियामेंट में हमने कुछ डिस्कस किया, लोकसभा एंड राज्यसभा। और लोकसभा के पार्ट्स में हमने देखा कि उसकी योग्यताएं क्या हैं, कैसे उनका टेन्योर है, यानी कितने कार्यकाल के लिए वो चुने जाते हैं, उनकी स्पीकर्स कौन होते हैं सदन के, इन सब के बारे में हमने बात कर ली। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं किस बारे में कि जो लोकसभा स्पीकर है यानी उस सदन का जो अध्यक्ष है उसे हम लोग लोकसभा स्पीकर कहते हैं, उसका चुनाव कर लिया था हमने। इससे पहले एक जानकारी और आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे आपने पढ़ा था कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के जरिए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और उसमें वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। तो यहाँ तीन शब्द हैं। सार्वभौमिक का मतलब सबको, वयस्क का मतलब एक निश्चित आयु है भारत में 18 वर्ष, और मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, हमारे जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार है, यानी सबको बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या आय के आधार पर किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं करते हुए, बिना किसी भेदभाव के सबको एक निश्चित आयु, वयस्कता की आयु 18 वर्ष है और उसे वोट देने का अधिकार दिया गया है। ये बहुत अच्छी चीज है भारत में कि आपको पता है कि वोटिंग राइट्स के द्वारा ही हम लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको जानकारी होनी चाहिए कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर आज भी स्थिति है कि महिलाओं को क्या नहीं मिल रहा है, मताधिकार नहीं मिल रहा था। तो अभी कुछ संशोधन हुए हैं, उनके बाद में उन लोगों ने भी दे दिया है। इससे पहले कुछ लोगों ने ये आधार बना रखा था कि केवल उसी देश में जन्मा हुआ व्यक्ति ही वहां का नागरिक हो सकता है, वही वोटिंग कर सकता है या संवैधानिक पद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत में जो भी भारत का नागरिक है उसको वोटिंग का अधिकार है। तो आप लोग इसमें ये जो टॉपिक था उसमें ये था कि हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान किसे कहेंगे आप लोग? मूल संविधान वो जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस संविधान को मूल संविधान कहते हैं। उस मूल संविधान में वयस्कता की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी। 21 वर्ष वोट देने का अधिकार दिया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय 21 वर्ष वोटिंग राइट्स था, यानी वोट देने का अधिकार। आपको जानकारी होनी चाहिए उस समय कितना था, 21 वर्ष था। लेकिन जब जैसे जैसे हम लोगों ने विकास किया, जनरेशन में चेंजेज आया, तो हमारे संविधान की एक बहुत मुख्य विशेषता है कि वो एक जीवंत दस्तावेज है और समय के और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को क्या करता है, बदलता है। हर दुनिया का वो सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट होता है, वो सबसे अच्छा संविधान होता है जो अपने आप को समय के अनुसार क्या करे, बदल ले। तो हमारे संविधान में बाकायदा लिखा है कि अगर आवश्यकता हो तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो ये जो 21 वर्ष की उम्र थी ये कुछ ज्यादा थी, क्योंकि इससे 21 वर्ष से नीचे वाले जितने भी यूथ है, युवा है, वो वोटिंग से क्या हो रहे थे, बाहर हो रहे थे। इसीलिए एक अमेंडमेंट किया गया। कौन सा अमेंडमेंट था? 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 किया गया और उसके जरिए इस 21 वर्ष को घटाकर उम्र कर दी गई 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष को क्या कर दिया, वोट देने का अधिकार बना दिया गया। यानी आज की स्थिति ये है कि आप 18 वर्ष के हैं, जैसे आप मान लीजिए 12वीं के आसपास हैं, उससे ऊपर हैं, तो आपकी उम्र लगभग 18 वर्ष होने जा रही है। तो आप लोग अपना वोट दे सकते हैं। उसके लिए करना क्या है आपको,
आपके गांव में कुछ इस तरह के लोग गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं जिनको BLO कहते हैं, और उनके यहाँ एक 6 नंबर फॉर्म आता है। आप लोग अपना मार्कशीट लेके जाएं और बोले कि मेरी उम्र 18 वर्ष हो गई है इसलिए मेरा नाम जोड़े, आपका नाम वोटर लिस्ट में आएगा। और जब भी अगले चुनाव आएंगे, चाहे पंचायत राज के हो, चाहे विधानसभा के, चाहे लोकसभा, आपको वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। यानी 18 वर्ष की उम्र होते ही आपके पास में एक जन सहभागिता का अधिकार आ जाएगा, यानी आप देश की गवर्नमेंट चुनने में आपकी भागीदारी हो जाएगी और आप कहेंगे गवर्नमेंट मैंने चुनी है। आपका एक वोट गवर्नमेंट को गिरा सकता है, एक वोट आप गवर्नमेंट बना सकता है। तो अभी उम्र 18 वर्ष कर दी गई। इसके पीछे रीजन था कि युवाओं को अधिक से अधिक क्या दिया जाए, मौका दिया जाए। तो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। अब यहाँ प्रश्न आजकल बहुत बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किस गवर्नमेंट ने किया, किसके कार्यकाल में किया। तो इस समय देश के युवा ही प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी जी, और राजीव गांधी जी ने ये अमेंडमेंट किया था। जैसा कि आपको जानकारी है, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी की हत्या कर दी गई थी, 31 अक्टूबर 1984 को, और उसके बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद उनके नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में अब तक का सबसे ज्यादा बहुमत मिला, मेजोरिटी जो है राजीव गांधी को सहानुभूति के बतौर, यानी 415 की लोकसभा की सीटें मिली, जो अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिली। और उन्होंने आते ही युवाओं को भागीदारी देने के लिए 61वां संविधान संशोधन किया और 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो आज की स्थिति क्या है आपको याद रखनी है कि अब वोट देने का अधिकार उन लोगों को दिया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक निश्चित उम्र 18 वर्ष है, और ये राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट ने ऐसा किया था। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, वयस्क मताधिकार क्या है और अभी वोटिंग की हमारी वो क्या है, उम्र कितनी है, ये आपने समझ लिया। अब देखिए आप, अगला हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जब हम लोकसभा की कार्यवाही करते हैं उस समय आपने देखा होगा, आप लोगों को राज्यसभा लोकसभा जो टीवी चैनल्स हैं, पॉलिटिकल स्टूडेंट्स को उनको देखना चाहिए, अखबार को देखना चाहिए, डिबेट्स देखना चाहिए, संपादकीय अंश जो आते हैं उनको पढ़ना चाहिए। तो इससे आपकी पॉलिटी व्यवहारिक है पॉलिटी। तो उसमें देखिए लोकसभा अध्यक्ष का एक क्या लगा हुआ था, एक तरह से आप लोग देखें उसमें, तो उसका एक टेबल लगा हुआ था, उसके सामने गोल राउंड में सब लोग जो लोकसभा के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP हैं, वो बैठते हैं। लोकसभा स्पीकर उसके ऊपर बैठ के उसमें वो क्या क्या करता है, यानी लोकसभा की जो हम अध्यक्ष की बात करें, लोकसभा स्पीकर की बात करें, तो उसकी शक्ति और पावर्स क्या क्या है देखिए। तो यहां हम बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष सदन की प्रक्रिया का संचालन करता है, प्रक्रिया का संचालन करता है, यानी ये कह सकते हो आप लोग कि सदन को व्यवस्थित रूप से चलाता है। क्योंकि जब तक आप ये सोचें, जैसे आप अपने क्लास में जाएं, तो जब तक आप व्यवस्थित नहीं रहते, जब तक आपका टीचर आपकी क्लास में नहीं होता, तो वो व्यवस्थित रूप से उसको संचालित करता है। और वह प्रक्रिया संचालन में न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे आपको पता है, आप लोग देखे, कई बार आपने देखी हो कार्रवाई, संसद की कार्रवाई, तो उसमें हाय हुल्ला होता रहता है, क्योंकि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, टेबलों को मारना है, अनुशासनहीनता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये नारे तक लग जाते हैं। ये हमारे देश की संसद या हमारे देश की लोकसभा का हाल है। वहां पर वो जो बैठा हुआ बॉडी है लोकसभा स्पीकर, वो उनको क्या करता है, संचालित करता है, अनुशासन बनाता है। जैसे दूसरा पॉइंट हमने लिखा हुआ, सदन में अनुशासन बनाता है और व्यवस्था, यानी वह अनुशासन के साथ डेकोरम बनाता है उसका, किसका, लोकसभा की सदन का बैठक जो हो रही है उसका डेकोरम बनाता है। और उसमें वो क्या करता है, जैसे सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है, समय देता है, समय तय करता है। ऐसे तो 543 लोग बैठे हुए हैं लोकसभा में, तो कभी कोई उठ जाएगा, कभी बीच में बोल जाएगा, इसलिए बोलने की अनुमति देता है कि इस समय आपका समय है, आपको उस समय आपका प्रश्न उठाना है। और वह बोलता है खड़ा होके, अध्यक्ष महोदय मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, आज देश में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो उसको स्वीकृति मिलती है। उसके बाद उसको टाइम फिक्स होता है
कि आपको 2 मिनट बोलना है या 5 मिनट बोलना है। ये भी अधिकार क्षेत्र है किसका, लोकसभा स्पीकर का। कि कई बार आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को जैसे 2 मिनट का समय दिया गया, तो दूसरी तरफ अमित शाह को उन्होंने 15 मिनट का टाइम दे दिया। तो उनके क्षेत्र में आता है क्षेत्राधिकार में कि राहुल गांधी ऐसे नहीं है कि कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, न्यायालय में चले गए और कह दिया कि मुझे कम समय देते हैं। ये उसके अधिकार क्षेत्र में किसके, लोकसभा स्पीकर के, किसको कितना समय देंगे और वो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये न्यायालय में क्षेत्राधिकार में वो क्या है, स्वतंत्र है। अनुशासन बनाते हैं, व्यवस्था, ये अनुशासन समय तय करते हैं बोलने के लिए, है ना। उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो वह उससे निवेदन करते हैं कि आप प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। और उसके बाद वो उससे अनुरोध भी करते हैं और नहीं मानते, मान लीजिए, क्योंकि हमारे लोकसभा की क्या है, वो सांसद हैं, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जनता उन्हें देखती रहती है, तो वो उन्हें इतना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। प्लीज महाशय, आपको पूरा देश देख रहा है, आप क्या कर रहे हैं, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज बैठ जाइए। लेकिन वो तो सांसद है ना, नहीं मान रहे हैं, तो नहीं मान रहे हैं तो फिर वो कड़ी कार्रवाई भी करते हैं और वो प्लीज सिट डाउन नहीं मान रहे तो मार्शल बुला लेते हैं। मार्शल क्या होता है, एक तरह से आप लोग कहें कि सदन की व्यवस्था बनाने के लिए अपने पास में कुछ इस तरह के बॉडीगार्ड्स जैसे पुलिस की तरह के कुछ बंदे होते हैं, जो बोले नहीं मान रहे तो उस नेता को बोले उससे यहाँ से बाहर ले जाएं, प्लीज उठाएं इसको, बाहर ले जाएं। तो नेताजी बड़े जोर जोर से नारे वारे लगाते रहते हैं, तो वो मार्शल आते हैं तो उनको उठाया और बाहर कर दिया। तो ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, किसी को वो कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं, सदन से बाहर कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं 3 दिन के लिए आप सदन में नहीं आ सकते, बाइकाट के आपको सदन से बाहर किया जाता है, क्योंकि बार बार आप लोग इस तरह से कर रहे हैं, सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो ये बात आपका जो पहला दूसरा पॉइंट है कि सदन में अनुशासन, डेकोरम बनाते हैं और उसका संचालन करते हैं, क्योंकि वो देश की संसद है, पूरा देश उसको देख रहा है, क्योंकि वो विधि लॉ कर रहा है, कानून निर्माण की प्रक्रिया है। अगला लेते हैं हम लोग, धन विधेयक का प्रमाणीकरण करते हैं। धन विधेयक का प्रमाणीकरण करते हैं। धन विधेयक क्या है, देखिए धन विधेयक, आप लोग धन विधेयक के बारे में हम लोग अलग से क्लास करेंगे कि कितने प्रकार के क्या होते हैं विधेयक होते हैं। तो सामान्यतः 3 प्रकार के विधेयक होते हैं, एक साधारण विधेयक, एक धन विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। ये 3 तरह के विधेयक होते हैं। तो इसमें से बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक वह विधेयक है जिसमें कोई पैसों का लेन देन हो। सामान्य भाषा में बात करें, जैसे करों की कटौती की है, करों की बढ़ोतरी की है, पैसा उधार लेना है, इस तरह की कोई बात हो, उसमें धन के लेकर यानी मनी बिल है ये। तो ऐसा जैसे ही आप लोग सदन में रखेंगे कि ये धन बिल विधेयक है या साधारण विधेयक है, इस बात का जो फैसला करेंगे, प्रमाणीकरण करेंगे वो लोकसभा स्पीकर का क्या है, क्षेत्राधिकार है। आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 के तहत अनुच्छेद 110 में आप लोग ये बात का सेक्शन 4 ये कहता है कि धन का प्रमाणीकरण, धन विधेयक का प्रमाणीकरण कौन करेंगे, लोकसभा स्पीकर करेंगे। और आपको पता है लोग धन विधेयक कहाँ रखा जाता है, पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। लोकसभा स्पीकर बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि धन विधेयक मनी बिल है और धन विधेयक मनी बिल है तो कटौती या लागू करना ये किसको प्रभावित कर रहा है, जनता को प्रभावित कर रहा है। जनता का, लोगों का सदन कौन है, लोकसभा है, ठीक है। तो यहाँ धन विधेयक का प्रमाणीकरण कौन करता है, आपके लोकसभा स्पीकर करेंगे। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में देखिए आप लोग, मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं, उसके बाद देखें आप, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जैसे लोकसभा और राज्यसभा हमारे 2 सदन है, ये पार्लियामेंट हमारी संसद है और ये संसद के 2 सदन है, ये एलएस है और ये आरएस है। ये इसके बारे में आपने पढ़ लिया था कि देखिए, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे पहले की जो वीडियो है लोकसभा और राज्यसभा या राष्ट्रपति को कॉन्सेप्ट को देखें तो आपको पता पड़ेगा कि कब बुलाई जाती है। तो संसद की
संयुक्त बैठक, मान लिखा दोनों सदनों की यानी कंबाइंड बैठक, इनकी इन दोनों की कंबाइंड बैठक होगी, उसको क्या बोलेंगे, संयुक्त बैठक बोलेंगे, यानी कंबाइंड सेशन, संयुक्त बैठक बोलेंगे। इन दोनों को एक जगह करेंगे। क्या क्यों करेंगे? जब किसी विधेयक के ऊपर गतिरोध पैदा हो गया, एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरा सदन उस विधेयक को पारित नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये संसद के दोनों सदनों में गतिरोध है। जैसे साधारण विधेयक को 6 माह तक अगर राज्यसभा रोक लेती है, इसका मतलब ये गतिरोध पैदा हो गया। इस गतिरोध को दूर करने के लिए, गतिरोध को दूर करने के लिए क्या बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और बैठक बुलाता कौन है? देखिए बुलाता कौन है, बुलाता है, आप बताएं कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। आर्टिकल कौन सा है? 108। अरे जब मान लीजिए कोई गड़बड़ हो जाए, मारपीट हो जाए, ऐसी स्थिति में खून निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस आती है 108। तो दोनों में गतिरोध पैदा हो गया तो एम्बुलेंस आया 108। और संयुक्त बैठक बुलाई गई, यानी राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। लेकिन देखिए बात हम क्या कर रहे हैं, लोकसभा स्पीकर की, तो राष्ट्रपति कहां से आ गया? तो इसकी अध्यक्षता करेगा कौन? अध्यक्षता करेगा लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। और लोकसभा स्पीकर के लिए आर्टिकल कौन सा? 118। वहां बुलाता है इसको, राष्ट्रपति के कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़े तो वहां देखना, बुलाता तो कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा स्पीकर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों सदनों की जो कंबाइंड है, सेंट्रल हॉल में इन दोनों को बुला के बिठाया जाएगा, वहां पर सुलह कराई जाती है, या वो हो सकता है वोटिंग हो। और वोटिंग में आप लोग जानते हैं लोकसभा के बाद ज्यादा सदस्य हैं, तो इस तरह से कह सकते हो जैसे 543 और प्लस आपका 245, इन सदस्यों को मिला के आपका हो गया, जैसे 8 हो गया 788 लगभग, है ना? 788 लोग बैठते हैं सेंट्रल हॉल में, यहाँ पे संयुक्त बैठक होती है। और वहां पर वो लोग बैठ के क्या करते हैं, उस विधेयक पे चर्चा होगी, और उस विधेयक पे चर्चा होने के बाद में अगर मतदान की आवश्यकता हो तो मतदान कराया जाएगा, और जिसके पक्ष विपक्ष में आएंगे वो जीत होगी। अगला हम बात करें तो कोई विषय मतदान योग्य है, कोई विषय मतदान योग्य है तो उस पर वह मतदान करवाता है तथा प्रथम मत नहीं डालता। देखिए यहां समझे कि जैसे आपको पता है ये लोकसभा है, ये लोकसभा है, इसकी बैठक हो रही है, इसकी बैठक में किसी विधेयक के ऊपर कानून बनाना है, और कानून बनाना है, सर्वसम्मति से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इस पे क्या होगा, मतदान होगा। तो ये मतदान करवाने की व्यवस्था लोकसभा स्पीकर करेगा, मतदान की व्यवस्था लोकसभा स्पीकर करेगा, और जितने भी लोग उपस्थित हैं वो लोग उसके ऊपर मतदान करेंगे, यस या नो जो भी है। उसके पक्ष में है तो क्या करेंगे, यस करेंगे, उस विधेयक के विपक्ष में है तो नो करेंगे। तो यहाँ मतदान कराने की व्यवस्था भी लोकसभा स्पीकर करेगा, और साथ में क्या करेगा, प्रथम स्थिति में वह मतदान का, जब सब लोग 543 लोग या 500 लोग उस दिन उपस्थित हैं, या 450 या 400 लोग उपस्थित हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, मतदान करेंगे। लेकिन लोकसभा स्पीकर मतदान नहीं करेगा, लोकसभा स्पीकर मतदान नहीं करेगा। जब सदस्य मतदान करते हैं तब लोकसभा स्पीकर मतदान नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मतदान में पक्ष और विपक्ष बराबर हो गया, जैसे मान लीजिए उस दिन 400 लोग उपस्थित थे और 200 लोगों ने पक्ष में वोट दिया और 200 लोगों ने विपक्ष में वोट दिया, इसका मतलब दोनों बराबर हो गए। ऐसी स्थिति में विधेयक पर क्या डिसीजन होगा, तो बात करी गई है यहाँ पर। देखिए प्रथम मत नहीं डालता, तो पहले अभी तक लोकसभा स्पीकर ने वोट नहीं डाला है, 400 लोगों ने वोट डाला, लोकसभा स्पीकर यहाँ बैठा हुआ है, वो मतदान की प्रक्रिया को देख रहा है, मतदान करा रहा है उस विधेयक पे। तो यहाँ पर 400 जैसे ही कंप्लीट हुआ और बराबर हो गया, 201 हो गया, इसका मतलब ये पक्ष में है। अगर 200 इधर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बराबर हो गया, बराबर होने की स्थिति में परंतु निर्णायक मत डालता है, कास्टिंग वोट कहते हैं जिसे, कब डालता है, बराबर होने की स्थिति में। जैसे ये बराबर हो गया, अब सबसे निर्णायक वोट जो है वो किसका है, ये जो आपका लोकसभा स्पीकर है। अगर इन्होंने इधर डाला तो ये 201 हो जाएगा, अगर इधर डाला तो 201 इधर हो जाएगा,
तो इधर डालते ये पक्ष में, यानी ये विधेयक पक्ष में होगा, यानी पारित हो जाएगा, और इधर डाल दिया तो वो गिर जाएगा। इसलिए निर्णायक मत भी लोकसभा स्पीकर को दिया गया। जब लोकसभा स्पीकर निर्णायक मत डालता है उस समय स्थिति यह बनती है कि जब उनके ऊपर, खुद के ऊपर इस तरह का प्रस्ताव आ रहा हो, उनको हटाने का प्रस्ताव आ रहा हो, उस समय वो लोकसभा अध्यक्षता नहीं करता, वो एक सामान्य सदस्यों की तरह क्या करता है, उसका चेयर लगता है और उसके बाद वो प्रक्रिया को देखता है। उस समय वह अपना वोट दे सकता है प्रथम स्थिति में। निर्णायक मत में जो उपाध्यक्ष उसका वोट करेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। एक कॉन्सेप्ट और था कि अगर इसमें अगर संयुक्त बैठक हो रही है और उस संयुक्त बैठक में अगर मान लीजिए लोकसभा स्पीकर अनुपस्थित है यानी उनका पद क्या है, रिक्त है, तो दूसरे नंबर पे लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो इसकी अध्यक्षता करेगा, और तीसरे स्थिति में राज्यसभा का उपाध्यक्ष इसकी क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। ये भी क्रम ध्यान में रखना है। तो लोकसभा अध्यक्ष के बाद लोकसभा उपाध्यक्ष और उसके बाद राज्यसभा का उपाध्यक्ष। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सभापति जो आपका राज्यसभा का सभापति है वो उसका क्या नहीं है, कमांड बैठक को क्या नहीं कर सकता, अध्यक्षता नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये क्रम पूछा जा सकता है कि लोकसभा स्पीकर के अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, जब क्या लग रहा है संयुक्त बैठक हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष नहीं है तो फिर कौन करेगा, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, क्योंकि राज्यसभा का उपसभापति कहेंगे। सभापति तो कौन होता है, सभापति आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति सदन के सदस्य नहीं होते, इसलिए वो यहाँ पर वोटिंग नहीं कर सकते, या ये कह सकते हो वो वहां पे अध्यक्षता नहीं करेंगे। आगे देखें, सत्र के दौरान बैठकों का स्थगन करना। देखिए, स्थगन करना, और आप एक शब्द और ले सकते हैं, आहूत करना और सत्र अवसान और आहूत करना राष्ट्रपति करते हैं। आहूत का मतलब बुलाते हैं राष्ट्रपति, सत्र समाप्त करते हैं, सत्र समाप्त करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन स्थगित करेंगे लोकसभा स्पीकर। स्थगन यानी आप ये कह सकते हैं, इसमें ये थोड़ा सा ये समझने की बात है, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास चल रही है और क्लास में आप लोग ये कहें कि अभी 2 दिन के लिए हम क्लास नहीं लेंगे, तो 2 दिन के बाद का क्लास होगी, या आज की कार्रवाई यहीं स्थगित की जाती है, फिर कल मिलते हैं। तो ये जो पावर है ये लोकसभा स्पीकर का है। कुछ समय के लिए वह सदन को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है, स्थगन कर सकता है। कुछ समय के लिए 5 दिन के लिए कर सकता है, 2 दिन के लिए कर सकता है, लेकिन वह सत्र को समाप्त नहीं कर सकता। इसकी घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति का। तो 2 शब्द हैं यहाँ पर, आहूत करना और सत्र अवसान करने का काम राष्ट्रपति के पास है। स्थगित करना, स्थगन करना, ये दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए। स्थगन और स्थगित करने का मतलब कुछ समय के लिए, 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, या चाय पानी की व्यवस्था के बाद में दोबारा से व्यवस्था होगी, या 3 दिन के लिए अभी हम लोग नहीं मिलेंगे, कोरोना चल रहा है। ऐसा अगर कोई बात हो तो उसमें हम लोग कहेंगे स्थगित या स्थगन। ये लोकसभा स्पीकर का पावर है। और अगर आहूत किया जाता है, प्रथम बैठक आहूत करेगा आपका जो राष्ट्रपति है। और सत्र की समाप्ति, जैसे आपको पता है पहला जो सत्र होता है बजट सत्र होता है, उसके बाद मानसूनी सत्र होता है, उसके बाद शीतकालीन सत्र होता है। तो इन सत्रों को आहूत और इनका समाप्ति या सत्र अवसान राष्ट्रपति करता है। लेकिन बीच में अगर मीटिंग को ऊपर नीचे करना है तो ये काम जो स्थगित करने, स्थगन करने का काम किसका है, आपके लोकसभा स्पीकर का है। देखिए, इसके अलावा दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निर्योग्यताओं का फैसला भी किसी न्यायालय के पास में नहीं होता। ये किसके पास में है, आपके लोकसभा स्पीकर के पास में है, कि लोकसभा स्पीकर ही योग्यताओं का निर्धारण कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा, अभी ये अच्छा प्रश्न बन रहा है, दल बदल तो क्या होता है कि अगर कोई जीता हुआ व्यक्ति या उम्मीदवार, जैसे एमएलए हो या एमपी हो,
वह किसी एक खास पार्टी से अगर चुनाव जीतता है और जीतने के बाद वह अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो उसे हम दल बदल का दोषी मानते हैं, यानी दल बदल हुआ है। और इसके लिए कानून बना हुआ है और वो कानून क्या कहता है कि दल बदल करना क्या है, अपराध है, क्योंकि इससे सरकार अस्थिर होती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है और इसके लिए बाकायदे कानून बना हुआ है। और वो कानून कौन सा है? दल बदल निरोधक कानून, दल बदल निरोधक कानून बना हुआ है। और इस कानून को बनाया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन वो भी राजीव गांधी के द्वारा ही लाया गया था कि जब सरकारें बदलने लगी, सरकारें गिरने लगी, लोग जीते हुई अपने ही दल को छोड़कर दूसरे दल में लॉलीपॉप के चक्कर में या ये कहें कि सत्ता के लोभ में सत्ता संघर्ष होने लगा और जनता को धोखा देने लगे। ऐसी स्थिति में ये 52वां संविधान संशोधन किया गया और दल बदल किया गया। क्या होता है दल बदल? की जीता हुआ प्रत्याशी, हरा हुआ प्रत्याशी कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीता हुआ प्रत्याशी अगर कहीं जाता है दूसरे दल में शामिल होता है तो सरकार प्रभावित होती है। जैसे अभी आपने राजस्थान में देखा था, राजस्थान में आपने खूब अच्छे से इसको देखा। राजस्थान में जो पायलट गुट था उसने अपने 20 विधायकों को लेकर जहां हरियाणा में बाड़ाबंदी की, वहीं गहलोत जी ने अपने लोगों को लेकर जैसलमेर और जयपुर में होटलों में बाड़ाबंदी की और ये घटनाक्रम आपने लगभग 1 महीने तक देखा। और उसके बाद नोटिस दिया गया किसके द्वारा? वहां लोकसभा अध्यक्ष है तो विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष है, और सीपी जोशी के द्वारा राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। सीपी जोशी के द्वारा क्या किया गया? नोटिस दिया गया पायलट गुट को और ये कहा गया कि आप किस पार्टी से हैं, आपकी सदस्यता निलंबित होगी, आप सत्र में आए। और फिर आप लोगों ने घटनाक्रम को देखा, हाई कोर्ट में चले गए, कौन? पायलट गुट। लेकिन हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। तो दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निरी योग्यताओं के बारे में फैसला करने का अधिकार किसके पास में है? किसके पास में है? लोकसभा स्पीकर केंद्र में और राज्य में विधानसभा अध्यक्ष को है। तो लगभग आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने अभी पायलट और गहलोत जी गुट के बारे में जानकारी आपको दी। उसके बाद देखिए अब तक स्थिति क्या है कि जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। पूछा गया है पहले लोकसभा स्पीकर जब हमारा देश आजाद हुआ और पहली लोकसभा का गठन हुआ तो उस समय पहले जो थे, इसके अलावा अगर बात करें तो उसके उपाध्यक्ष भी तो होंगे, तो उसके उपाध्यक्ष कौन थे? उसके उपाध्यक्ष थे अनंत अयंगर, पूरा नाम अयंत अयंगर। और वर्तमान में करें तो ओम बिड़ला। आपकी 17वीं लोकसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला जो राजस्थान से हैं, कोटा के सांसद हैं। और वीसी कौन है या ये कहे वाइस स्पीकर कौन है वर्तमान में? उपाध्यक्ष लोकसभा के एम थंबी दुरई लोकसभा के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। तो लोकसभा का जो आपका हमारा जो आज का टॉपिक था लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य, आपको शायद समझ में आया होगा। बार बार इसको रिपीटेशन करें, लगभग आप पॉइंट के साथ में अगर बात चले, आपसे पूछा जाए लोकसभा अध्यक्ष की निम्न में से कौन सी शक्तियां, तो ये लगभग शक्तियां थी, हमने कंप्लीट करा। आपको मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।